आइए जानते हैं विलियम ब्लेक के बारे में। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ब्लेक के विज़न के बारे में। तो ब्लेक जब 4 साल का था तभी से ब्लेक को जो है ऐसा लगता था कि भगवान उसको खिड़की पर ऐसे दबा रहे हैं और वो चिल्लाया करता था। जब वो 8 साल का हुआ तो उसको इज़कील के दर्शन हुए और जब वो फिर 9 साल का हुआ, जब उसको फिर पेड़ों पर एंजल्स दिखाई देने लग गए। तो इज़कील के बारे में जानते हैं वो कौन थे। तो जो इज़कील थे वो एक प्रोफेट थे, यानी एक पैगंबर थे। उन्होंने बेबीलोन में रहते हुए भविष्यवाणी की। उनकी भविष्यवाणियाँ बाइबल की बुक ऑफ इज़कील में दर्ज है। तो उन्होंने क्या संदेश दिया? उनकी भविष्यवाणियों में इज़राइल के लोगों के पापों के कारण आने वाले विनाश की चेतावनी थी, खासकर जेरूसलम के मंदिर के नष्ट होने की। लेकिन उन्होंने लोगों की बहाली और भविष्य में एक नए मंदिर और एक नई वाचा यानी न्यू कॉन्वेनेंट की उम्मीद भी दी थी। तो जो विलियम ब्लेक थे वो उनको विजुअल्स यानी ये सारी जो चीज़ें दिखाई देती थी, इसी पूरे प्रोसेस को इन्होंने कहा कि इसको एडिटिक इमेजिनरी के नाम से जाना जाता है। EIDETIC एडिटिक इमेजरी के नाम से वही इस प्रोसेस को जानते हैं। फिर वो आगे कहते हैं हमारी दो तरह की आँखें होती है। एक वो आँखें जो सिर्फ ऊपरी तौर पर चीज़ों को देख रही है, जैसे कोई चौक रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, कोई कॉपी रखी हुई है या कोई पेड़ है, तो उसने ऊपर तरीके से देख लिया उन सब चीज़ों को। तो इसको नाम दिया उन्होंने कॉर्पोरियल या फिर वेजिटेटिव आई, यानी सिर्फ चीज़ों को ऊपर से देखना। फिर उन्होंने कहा एक होती है हमारी डिवाइन आँख होती है एक हमारी, जो मतलब चीज़ों को इमेजिनेटिव आई जिसको हम कह सकते हैं, जो चीज़ों को अंदरूनी तौर पर देखती है। जैसे आपने फिज़िकल तौर पे एक रोज़ को देखा, लेकिन उस रोज़ को देखने के बाद आपने उस रोज़ की कोमलता को देखा, उसके सुनहरे रंग को देखा, उसका हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक अलग से आई होती है, जिसे जो है अंदर की आँख कहा जाता है, इनवर्ड आई कहा जाता है। तो हमने दो तरह की देखी चीज़ें, जो फिज़िकल आई होती है उसको कॉर्पोरियल या फिर वेजिटेटिव आई कहते हैं, और जो अंदरूनी चीज़ों को देखती है उसे इनवर्ड आई कहते हैं, जिसे हम कल्पना कह सकते हैं। यह अंदर की आँख हमें चीज़ों को गहरा आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, रहस्यमय यानी मिस्टिकल मतलब दिखाती है। यह दुनिया को सिर्फ फिजिकल रूप में ही नहीं देखती, बल्कि उसके पीछे छुपी असली और हमेशा रहने वाली सच्चाई यानी इटर्नल रियलिटी को भी देखती है। तो ये जो हमारे विलियम ब्लेक का जो विज़न है, इससे हमें पता चलता है कि जो फिज़िकल दुनिया जो है एक असली दुनिया का सिर्फ एक छोटी सी मान लीजिए परछाई है। तो कुछ लोग होते हैं चीज़ों को 3 फोल्ड या 4 फोल्ड विज़न से देख सकते हैं। जैसे किसी ने गुलाब को देखा, उसने सिर्फ अपना रेशनल दिमाग लगाया, हाँ ये गुलाब है, लेकिन किसी ने उस गुलाब के रंग को देखा, उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा उसको देखा, और भी कई चीज़ें उसने नोटिस करी, तो वो 3 फोल्ड या फिर 4 फोल्ड विज़न हो गया एक तरीके से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया को सिर्फ अपनी बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना और अंदर की आंखों से भी देखते हैं, जो हमें चीज़ों को गहरा और आध्यात्मिक मतलब बताती है। हमारी कल्पना हमें उस असली सच्चाई से जोड़ती है जो फिजिकल दुनिया से परे होती है। तो वोल्टेयर और रूसो जो दो फेमस लोग थे, तो जो हमारे ब्लेक हैं वो इनके बारे में कुछ लिखते हैं कि मोकॉन वोल्टेयर एंड रूसो, मोकॉन इट इज़ ऑल इन वेन, यू थ्रो द सैंड अगेंस्ट द विंड एंड द विंड ब्लोज इट बैक। तो इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो कवि है वो वोल्टेयर और रूसो से कह रहा है कि तुम मेरे या मेरी बातों का कितना भी मजाक उड़ा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा विरोध या जो भी तुम आलोचना कर रहे हो वैसी है जैसे हवा में कोई तुम हवा मान लो विपरीत हवा चल रही है, उसमें आप मुट्ठी भरकर भाई रेत फेंक रहे हो, लेकिन फिर हवा तुम्हारे ऊपर वापस ही आ जाएगी। यानी कवि को वोल्टेयर और रूसो की आलोचना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसकी जो कोशिशें हैं वो बेकार जा रही हैं। तो कवि कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि उसका मजाक उड़ाना या विरोध करना उसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। तो ये जो वोल्टेयर रूसो हैं, इन्होंने कुछ कहा होगा विलियम ब्लेक के बारे में, तो इसलिए विलियम ब्लेक भी इनको कह रहा है कि तुम्हारी बातों का मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये ऐसा ही है जैसे तुम हवा के खिलाफ रेत फेंक रहे हो और हवा उसे वापस तुम पर ही फेंक देगी। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, जिस दिशा से हवा आने लग रही है उस दिशा में हम झाड़ू लगाएं तो रेत दोबारा हमारी तरफ उड़ के आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही। तो जो वोल्टेयर और रूसो थे वो कौन थे? ये दोनों यूरोप के बहुत फेमस विचारक थे जो ब्लेक के
कुछ समय पहले या उनके दौर के सक्रिय थे। ये लोग बुद्धि और तर्क यानी रीज़न, विज्ञान और दुनिया को लॉजिकल तरीके से समझने पर बहुत जोर देते थे। ये अक्सर धर्म, कल्पना या ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाते थे जिन्हें विज्ञान या तर्क से साबित न किया जा सके। विलियम बेक के विचार कैसे थे? ब्लेक बहुत अलग थे। वह कल्पना यानी इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, आध्यात्मिक दर्शन यानी स्पिरिचुअल विजन्स और भावनाओं को सबसे ऊपर मानते थे। वह मानते थे कि असली सच्चाई या ज्ञान हमें तर्क या बाहरी दुनिया को देखकर नहीं बल्कि हमारी कल्पना और अंदरूनी नज़र यानी इनवर्ड आई से मिलता है। वह उस समय के तर्क आधारित विचारों और वैज्ञानिकों जैसे बेकन, लॉक, न्यूटन, जिनका जिक्र दूसरे चित्र में है, की आलोचना करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये चीज़ें मन को सीमित कर देती है। तो इनके टकराव की वजह क्या थी? तो वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारक ब्लेक के उन इमेजिनेटिव और स्पिरिचुअल विचार का मजाक उड़ाते होंगे या फिर उन्हें इरेशनल कहकर खारिज करते होंगे। वे शायद ब्लेक के दर्शनों को यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ कल्पना या भ्रम मानते होंगे। तो ब्लेक का जवाब था, जो भी उन्होंने मोकन वाला लिखा, जिसमें वो इसी आलोचना या मजाक के जवाब में ब्लेक ने वो लाइन लिखी थी, वोल्टेयर और रूसो उनका या उनके विचार का जितना चाहे उतना मजाक उड़ा सकते हैं। ये वाली जो लाइनें थी, तो जो ये लाइन्स है, आई कम इन सेल्फ एनहाइलेशन एंड द ग्रैंडियर ऑफ इंस्पिरेशन टू कास्ट ऑफ रैशनल डिमॉन्स्ट्रेशन बाय फेथ इन द सेवियर, to cast off the rotten rags of memory by inspiration, to cast off Bacon, Locke and Newton from Albanian covering, to take off his filthy garments and clothe him with imagination। तो ये रीज़न और इमेजिनेशन से लाइन ली गई है। तो इसमें वो कवि कह रहे हैं, मैं खुद को मिटाकर यानी अहंकार या सीमित सोच को छोड़कर और इंस्पिरेशन यानी ईश्वरीय प्रेरणा जो भी उनको मिली थी, कल्पना की जो भी महानता उनके पास थी, के साथ आता हूँ, ताकि सेवियर यानी जो मसीहा है, मुक्तिदाता है, में विश्वास के ज़रिए सिर्फ तर्क से चीज़ों को साबित करने यानी रेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन की आदत को छोड़ सकूं, ताकि इंस्पिरेशन के ज़रिए यादों के सड़े गले चीथड़ों यानी रोटन रैग्स ऑफ मेमोरी यानी सिर्फ पुरानी जानकारी या अनुभव जो हमें बांधते हैं को उतार फेंकूं, ताकि बेकन, लॉक और न्यूटन ये वो विचारक थे जो सिर्फ तर्क और अनुभव पर जोर देते थे, और एल्बियन, यहाँ एल्बियन जो है इंग्लैंड या शायद पूरी मानवता का प्रतीक है, के ऊपर से हटा सकूं, उसके गंदे कपड़े उतारकर उसे कल्पना पहना सकूं। आसान शब्दों में कवि ब्लेक कह रहे हैं कि सच्ची समझ या ज्ञान पाने के लिए मुझे अपने अहंकार को खत्म करना होगा और ईश्वरीय प्रेरणा या कल्पना की शक्ति को अपनाना होगा। वह चाहते हैं कि लोग सिर्फ तर्क और लॉजिक से चीज़ों को समझने या साबित करने की बजाय ईश्वर में विश्वास रखें। वह चाहते हैं कि लोग पुरानी बेकार हो चुकी जानकारी या सिर्फ यादों पर निर्भर न रहें बल्कि नई प्रेरणा से आगे बढ़ें। ब्लेक यहाँ जो बेकन, लॉक और न्यूटन है जैसे विचारकों का जिक्र कर रहे हैं जो सिर्फ विज्ञान, तर्क और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को देखा या महसूस किया जा सके पर जोर देते हैं। ब्लेक का मानना है कि इनकी सोच ने एल्बियन यानी मानवता को गंदे कपड़ों की तरह ढक रखा है, यानी उसे सीमित और बदबूदार बना दिया है। तो कवि चाहते हैं कि मानवता तर्क और पुरानी सोच के इन गंदे कपड़ों को उतार फेंके और इमेजिनेशन, कल्पना या रचनात्मक शक्ति एक नए सुंदर कपड़े पहने। तो पूरा भाव ये है कि कवि ब्लेक का मानना है कि सिर्फ तर्क और पुरानी जानकारी हमें सच्चा ज्ञान और सुंदरता नहीं दे सकती। सच्चा ज्ञान, बदलाव और जीवन की सुंदरता हमें अपनी कल्पना, ईश्वरीय प्रेरणा और विश्वास से ही मिल सकती है। वह मानवता को तर्क की सीमाओं से निकालकर कल्पना की उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जो विलियम ब्लेक थे वो आज के समय के राजनीतिक एनार्किस्ट, जो पॉलिटिकल एनार्किस्ट हैं उनके जैसे नहीं थे जो किसी खास तरह के सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल थे, लेकिन उनके विचार और सोच एनार्किज्म यानी एक ऐसी, एनार्किज्म का मतलब है एक ऐसी सोच जो किसी भी तरह के शासक या सत्ता का विरोध करती है और व्यक्ति की पूरी आज़ादी में विश्वास रखती है, के इस सिद्धांत से बहुत मिलते जुलते थे। उन्हें एनार्किस्ट कहने के पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं। देखिए, सत्ता और नियमों का गहरा विरोध।
ब्लेक को किसी भी तरह की सत्ता, कोई भी तरह की अथॉरिटी, चाहे वह राजा की हो, सरकार की हो, चर्च की हो, बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये सत्ताएं और इनके बनाए नियम इंसान की आज़ादी, उनकी रचनात्मक और उनकी आत्मा को दबाते हैं। वह ऐसे हर बंधन के खिलाफ थे। दूसरा, व्यक्तिगत आज़ादी और कल्पना पर जोर। ब्लेक मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति और कल्पना होती है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, उनका मानना था कि किसी भी बाहरी ताकत या नियम को इस अंदरूनी शक्ति या आज़ादी को सीमित नहीं करना चाहिए। एनार्किज्म का भी यही मानना है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा है संस्थाओं पर विश्वास। जैसे ब्लेक को स्थापित संस्थाओं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड चर्च या सरकार पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये संस्थाएं लोगों को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए बनाई गई है, न कि उनकी मदद करने के लिए। एनार्किस्ट भी ऐसी संस्थाओं का विरोध करते हैं। तो अपने तरीके से जीने में विश्वास। ब्लेक किसी दूसरे के बनाए नियमों या नैतिकता के हिसाब से जीने में विश्वास नहीं रखते थे। वह मानते थे कि इंसान को अपनी अंदरूनी रोशनी और विवेक के हिसाब से जीना चाहिए। यह अनार्किज्म के स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस के विचार से मिलता जुलता है, जहां व्यक्ति अपने नियम खुद बनाता है। तो भले ही ब्लेक ने खुद को शायद अनार्किस्ट न कहा हो और वह किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा न रहे हों, सत्ता का उनका ज़बरदस्त विरोध, व्यक्तिगत आज़ादी और कल्पना पर उनका जोर और संस्थाओं के प्रति उनका अविश्वास, ये सब बातें उनके विचार और एनार्किज्म के बहुत करीब ले जाती है। तो इसी वजह से कई लोग उन्हें फिलोसफिकल यानी दार्शनिक तौर पर या आर्टिस्टिक या कलात्मक तौर पर एक अनार्किस्ट मानते हैं। वह ऐसे दुनिया चाहते थे जहां इंसान बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता और रचनात्मकता के साथ जी सके। अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि ब्लेक एज एन अनार्किस्ट कैसे थे। अब हम देखते हैं ब्लेक्स व्यूज़ ऑन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को लेकर ब्लेक के क्या व्यूज़ थे। तो विलियम ब्लेक एक बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति थे और उनकी कला और लेखन में बाइबल और ईसाई धर्म की बातें बहुत आती है। वह भगवान और ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका मानना था कि उनके समय की जो स्थापित चर्च, एस्टेब्लिश्ड चर्च थी और संगठित धर्म थे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था, वह असली ईसाई धर्म से भटक गया था। वह इन संस्थाओं तो जो उस टाइम के संगठित धर्म थे, उनका मानना था कि वह असली ईसाई धर्म से भटक गया था। वह इन संस्थाओं के बहुत आलोचक थे। तो उनके विचार कुछ इस तरह थे। चर्च और नियमों का विरोध, यानी ब्लेक को चर्च के बनाए हुए सख्त नियम, कायदे और कर्मकांड जो भी रिचुअल्स थे पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें लोगों को भगवान से जोड़ने की बजाय उन्हें दूर करती है और उनकी सोच को सीमित करती है। दूसरा है अंदरूनी आध्यात्मिकता पर जोर। उनका मानना था कि असली ईसाई धर्म बाहर के रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी अनुभव, इनर एक्सपीरियंस है। यह विश्वास, कल्पना और सीधे भगवान से जुड़ाव पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी संस्था के आदेश मानने पर। थर्ड है यीशु मसीह की सोच। वह यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो प्रेम, क्षमा, रचनात्मक और हर इंसान के अंदर की ईश्वरीय शक्ति यानी डिवाइन पोटेंशियल का प्रतीक थे। तो वह उन्हें सिर्फ नियम बनाने वाले के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें कल्पना का सबसे बड़ा रूप मानते थे। चौथा है हमारे पास धर्म के पाखंड की आलोचना। ब्लेक अक्सर धार्मिक नेताओं और चर्च के पाखंड यानी जो चर्च हाइपोक्रेसी दिखाते थे, उन्हें लगता था कि यानी विलियम ब्लेक को लगता था कि ये लोग ऊपर से तो धर्म की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से लालची होते हैं और सत्ता का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए करते हैं। और फिफ्थ है आज़ादी और प्रेम बनाम नियम, यानी कि ब्लेक ने अक्सर बाइबल के पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट के सख्त नियमों और नए नियम जो न्यू टेस्टामेंट है के प्रेम और आज़ादी भरे संदेश के बीच तुलना की है। वह नए नियम के प्रेम और क्षमा को ज़्यादा महत्व देते हैं और पुराने नियम के सिर्फ नियमों पर आधारित सोच को सीमित मानते हैं। तो संक्षेप में विलियम ब्लेक व्यक्तिगत रूप से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक थे और ईसा मसीह में गहरा विश्वास रखते थे, लेकिन वह अपने समय की संगठित जो उनका चर्च था या फिर उनके जो कठोर नियम थे उनके विरोधी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि चर्च ने धर्म को भ्रष्ट कर दिया है और वह लोगों की सच्ची आध्यात्मिकता और आज़ादी को कुचलता है। यानी चर्च, वह ऐसे धर्म में विश्वास रखते थे जो प्रेम, कल्पना और अंदरूनी अनुभव पर आधारित हो। अब हम देखते हैं ब्लेक्स एंटी क्लासिज्म। तो विलियम ब्लेक को एंटी क्लासिज्म का समर्थक क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। पहले थोड़ा समझते हैं कि क्लासिसिज्म क्या होता है।
क्लासिसिज्म एक समय की कला, साहित्य और सोच थी जो पुराने ग्रीस और रोम की कला और विचार से बहुत प्रेरणा लेती थी। इसकी पहचान थी रीज़न, रूल्स, बैलेंस और क्लैरिटी, यानी तर्क, नियम, संतुलन और स्पष्टता पर जोर। बने बनाए ढांचों और नियमों का पालन, भावनाओं को काबू में रखना और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल विचारों पर ध्यान देना, पुरानी परंपराओं और महान कलाकारों की बातों को मानना। तो अब विलियम ब्लेक एंटी क्लासिज्म के समर्थक थे। मतलब वह इन क्लासिज्म वाले विचारों के खिलाफ थे। इनके पीछे कारण क्या थे आइए जानते हैं। कल्पना तर्क से ऊपर, यानी कि जैसा कि हमने पहले बात की कि ब्लेक तर्क यानी रीजन से ज़्यादा कल्पना, इमेजिनेशन और प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन को महत्व देते थे। जो क्लासिसिज्म तर्क है को सबसे ऊपर रखा था उन्होंने, यानी जो पुराने लोग थे। और ब्लेक का मानना था कि असली सच्चाई और ज्ञान हमें कल्पना से मिलती है। दूसरा, नियमों का बंधन पसंद नहीं। क्लासिसिज्म कला और साहित्य में सख्त नियम और ढांचे फॉलो करता था। ब्लेक को यह पसंद नहीं था। वह आज़ादी में विश्वास रखते थे और अपनी कला और लेखन में अपने अनोखे तरीके और स्टाइल अपनाते थे। फिर है भावनाएं और व्यक्तिगत अनुभव। क्लासिसिज्म अक्सर भावनाओं को नियंत्रित रखने की बात करता था और सामान्य आदर्श विचारों पर ध्यान देता था। ब्लेक उसके उलट थे। वह तीव्र भावनाओं यानी इंटेंस इमोशन, व्यक्ति के खास अनुभव यानी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और आध्यात्मिक चीज़ों यानी स्पिरिचुअल थिंग्स को अपनी कला का केंद्र बनाते थे। तो व्यवस्था, फिर हमारा फोर्थ, व्यवस्था और नियंत्रण के आलोचक। तो क्लासिसिज्म में ऑर्डर और कंट्रोल ज़्यादा था। ब्लेक को लगता था कि ज़्यादा नियम और नियंत्रण इंसान की रचनात्मक और उनकी आत्मा को दबा देते हैं। फिर फिफ्थ है हमारा नकल नहीं मौलिकता, यानी कि क्लासिसिज्म अक्सर पुराने ग्रीस और रोम के कामों के नकल करने या उनसे प्रेरणा लेने पर जोर देता था। ब्लेक के जो मौलिकता थी, यानी ब्लेक के जो ओरिजिनलिटी थी और अपने अंदर की आवाज़ सुनने पर जोर दिया उन्होंने। तो अब हम देखते हैं विलियम ब्लेक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो भी उनकी हिस्ट्री के बारे में किसी और ने कुछ लिख रखा है। तो ब्लेक का जो है पारंपरिक ईसाई धर्म के प्रति जो भी विरोध रवैया था, उनके इतिहास के बारे में उसकी सोच को भी प्रभावित किया। क्योंकि उनकी कोई औपचारिक शिक्षा थी नहीं, इसलिए उनकी पढ़ाई शायद एक ऐसी यानी इवनली स्प्रेड नहीं थी। उन्होंने क्वेकर्स और नोस्टिक, ये दोनों जो है अलग अलग धार्मिक या फिर दार्शनिक समूह हैं के काम पढ़े। उन्होंने यह भी पढ़ा और फिर आगे जो है, यानी कि जो विलियम ब्लेक थे आम पारंपरिक ईसाई धर्म से अलग सोचते थे। और उनके आलोचक थे और इस सोच का असर उनके इतिहास को देखने के तरीके पर भी पड़ा। दूसरा कि ब्लेक को स्कूल या कॉलेज जैसी औपचारिक शिक्षा मिली नहीं थी, इसलिए उनकी जो भी पढ़ाई थी वह शायद किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने रुचि के हिसाब से अलग अलग चीज़ें पढ़ी। उनकी जो पढ़ाई में क्वेकर्स और नोस्टिक जैसे समूहों के विचारों को भी पढ़ा, जो शायद उस समय की मुख्य धारा की धार्मिक सोच से अलग थे। विलियम ब्लेक इतिहास को सीधा साधा नहीं देखते थे, बल्कि इसे एक कहानी या नाटक के 3 मुख्य चरणों में बांटकर देखते थे। ये 3 चरण एक इंसान की जिंदगी से मिलते जुलते थे। पहला चरण मासूमियत और खुशहाली का, जैसे स्वर्ग जैसा। दूसरा चरण गलती करने या गिरने का, जहाँ मुश्किलें और दुखों का सामना होता है। और तीसरा चरण गलतियों से सीखकर पवित्रता या बेहतर स्थिति में वापस आना, यानी मुक्ति पाने का। तो ब्लेक ने बाइबल की कहानियों और समय के हिसाब से भी इतिहास को समझा और अलग अलग हिस्सों में बांटा। जैसे इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलियम ब्लेक ने इतिहास को 3 हिस्सों या चरणों में देखा, जो एक इंसान की ज़िंदगी के 3 चरण जैसे थे। यानी पहला चरण था मासूमियत का था, जैसे गार्डन ऑफ ईडन। दूसरा चरण था वर्जित फल खाने का, यानी जो फॉल हुआ था उनका, फिर गिरावट हुआ था। और फिर तीसरा जो चरण था वो था मासूमियत या फिर ऊंचा स्तर पाने का या मुक्ति का, यानी रिडेम्पशन का। तो ब्लेक ने इतिहास को बाइबल के हिसाब से भी कई
समयों में बांटा। जैसे उदाहरण के लिए पहला समय था ड्रूपिड पीरियड था, जो लूसीफर और मोलोच के समय से जुड़ा था, जैसा कि उन्होंने बाइबल में पढ़ा था। तो जो लाइनें हैं, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। तो इन लाइनों को भी समझेंगे। तो इन लाइनों में बताया है, अगर हम सही नज़र से देखें तो हम छोटी से छोटी चीज़ में भी पूरी दुनिया और अनंत चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी कि एक रेत के दाने में पूरी दुनिया देखना। यानी सोचिए एक छोटा सा रेत का दाना कितना इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि अगर आप अपनी कल्पना या गहरी समझ से देखें तो उस छोटे से दाने में भी आप पूरी दुनिया के रहस्य, उसके बनाने की कहानी या उसके पूरे अस्तित्व को देख सकते हैं। एंड हेवंस इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल में स्वर्ग देखना। इसी तरह एक आम या फिर जंगली फूल जिस पर शायद कोई ध्यान ना दे, उसमें भी कवि को स्वर्ग दिखाई देता है। इसका मतलब है कि दिव्य सुंदरता, पवित्रता और आनंद जैसे स्वर्ग की चीज़ें किसी दूर जगह नहीं, बल्कि हमारे आसपास की साधारण चीज़ों में भी मौजूद है, अगर हम उन्हें उस नज़र से देखें। फिर होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, यानी अनंतता को अपनी हथेली पर में पकड़ना। इन्फिनिटी यानी अनंत, मतलब वो जिसका कोई अंत ना हो, जो बहुत विशाल है। कवि कह रहे हैं कि आप इस विशाल और असीमित चीज़ को भी अपनी छोटी सी हथेली में महसूस कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हमारा छोटा सा अस्तित्व भी उस अनंत से जुड़ा होता है। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और एक घंटे में अनंत काल देखना। यानी इटर्निटी का मतलब अनंत काल, मतलब वो समय जिसका कोई शुरुआत या अंत न हो। कवि कह रहे हैं कि आप एक छोटे से सिर्फ एक घंटे में भी उन अनंत काल को अनुभव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अप्रोचेस टू ब्लेक्स पोइट्री, कि जो ब्लेक की कविता है उसको समझने के तरीके के बारे में अब हम देखेंगे। तो विलियम ब्लेक की कविताएं देखने में तो सीधी और सरल लग सकती है और इनमें भावनाएं कम होती हैं। आप उन्हें एक बच्चे की तरह बस पढ़कर मज़ा ले सकते हैं, या फिर एक पढ़े लिखे व्यक्ति, स्कॉलर की तरह उसका गहरा मतलब समझने की कोशिश कर सकते हैं। कविता का असली मतलब समझने के लिए हमें उसकी कविताओं में इस्तेमाल किए गए संकेतों यानी मेटाफर्स और तस्वीरों यानी इमेजरी को समझना पड़ता है, क्योंकि ब्लेक अपने विचारों को सीधे सीधे कहने के बजाय संकेत में कहते थे। हमें यह देखना होता है कि उनके संकेत और तस्वीरें मिलकर एक पूरी सोच कैसे बनाती हैं। ब्लेक की कविताओं को कई तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, जैसे सीधा बयान मानकर, या किसी छिपे हुए बयान के तौर पर, या फिर कई अर्थों के समूह के तौर पर। तो हम उनकी कविताओं को कितना समझ पाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं। तो समझने के 4 स्तर हैं, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग। सो एक हिस्सा बताता है कि ब्लेक की कविताओं को इटालियन कवि दांते की तरह 4 अलग अलग स्तरों पर समझा जा सकता है। ये स्तर कविता के मतलब की अलग अलग परतें खोलते हैं। पहला है लिटरल, यानी शाब्दिक या सीधा मतलब। तो इस स्तर पर आप कविता को बस उसकी कहानी की तरह पढ़ते हैं, उसमें क्या हो रहा है, कौन से काम हो रहे हैं, कौन सी स्थिति है, वगैरह वगैरह। जो लिखी है उसका सीधा अर्थ, वो होता है लिटरल मीनिंग। दूसरा होता है मोरल, यानी नैतिक। तो यहाँ हम देखते हैं कि कविता हमें क्या सीख दे रही है, सही काम करने पर क्या होता है और गलत काम करने पर क्या सज़ा मिलती है। कविता इस बारे में क्या कहती है। तो तीसरा है हमारा एलिगोरिकल, यानी लाक्षणिक या फिर प्रतीकात्मक मतलब। यानी इस स्तर पर कविता में जो भी काम हो रहे हैं या जो भी चीज़ हो रही है, उन्हें किसी बड़े विचार, संस्था या सिद्धांत के प्रतीक के तौर पर समझा जाता है। जैसे अगर कविता में किसी शहर का जिक्र है तो उसका मतलब सिर्फ शहर ना होकर चर्च जैसा कोई संस्था हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है प्रतीकात्मक मतलब यानी एलिगोरिकल। फिर हमारे पास है एनालॉजिकल, यानी आध्यात्मिक या फिर रहस्यमयी मतलब। यह सबसे गहरा स्तर है। यहाँ कविता का मतलब किसी आध्यात्मिक या रहस्यमयी सच्चाई से जोड़ा जाता है। यह सबसे ऊंचा और गूढ़ अर्थ होता है। जैसे किसी शहर का मतलब यहाँ ईसाई का शहर, सिटी ऑफ गॉड हो सकता है। यानी पोइट अपनी कविता में एक शहर बात कर रहा है, लेकिन उस शहर का मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ गॉड भी हो सकता है। तो हमें पता चला कि
4 स्तरों का इस्तेमाल करके ब्लेक की कविताओं को समझना बहुत मददगार होता है, खासकर उनकी सामाजिक आलोचकों और गहरे अक्सर आध्यात्मिक संदेशों को समझने में। ब्लेक की कई कविताएं उनके अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित थी, इसलिए चौथा स्तर जो एनगोजिकल पर समझना उनके पूरे मतलब को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जेरूसलम शब्द का मतलब लिटरल मतलब, जैसे जेरूशलम एक वर्ड है, अब इसका लिटरल स्तर पर मतलब है पैलेस्टीन का एक शहर जेरूसलम। एलिगोरिकल स्तर पर शायद चर्च का प्रतीक भी हो सकता है, और एनेगोजिकल स्तर पर ईश्वर के शहर का प्रतीक। तो यह इससे हमने सीखा कि ब्लेक की कविताओं की ऊपरी सादगी के नीचे गहरा और जटिल मतलब छुपा होता है, जिसे समझने के लिए हमें अलग नज़रियों का स्तरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब एक चीज़ और जानते हैं कि भले ही ब्लेक जो है न्यू क्लासिज्म एज में रहे थे, लेकिन उस समय की कविताओं के विषय जो थीम्स थे, फॉर्म्स थी और टेक्निक्स थी से उनकी सोच नहीं मिलती थी। उन्होंने कविता के नए ढांचे और नए तरीके खोजे। उन्होंने इसके लिए एलिज़ाबेथन और शुरुआती 17वीं सदी की कविताएं जैसे ओसिनियक पोम्स, कॉलिंस और 18वीं सदी के दूसरे ऐसे लेखकों की तरफ देखा जो अलेक्जेंडर पोप और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जैसे मुख्यधारा मेन स्ट्रीम की परंपराओं से अलग थे। उन्होंने पार्शियल राइम्स और न्यू राइम्स भी शामिल की और साहसिक फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया। तो विलियम ब्लेक जिस समय में थे वो न्यू क्लासिकल एज तो थी, उस समय कविता लिखने का एक खास तरीका प्रचलित था, नियमों वाला, तर्क पर जोर देने वाला, लेकिन ब्लेक को यह तरीका पसंद नहीं था, वह उससे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी कविता लिखने के लिए नए नए रास्ते और नए नए तरीके खोजने की कोशिश करी। उन्होंने प्रेरणा के लिए अपने समय के मशहूर कवियों को नहीं देखा, बल्कि पुराने समय के कवियों को, जैसे एलिजाबेथन के दौर के, और उन लेखों को पढ़ा जो उस समय ज़्यादा जाने माने या मुख्य धारा में नहीं थे। उन्होंने कविता में नए प्रयोग किए, जैसे शब्दों की पूरी तुकबंदी न मिलाकर थोड़ी बहुत तुकबंदी करना और कविताओं में नई लय डालना। तो विलियम ब्लेक की जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उनकी कविताओं का एक संग्रह है। यह कविताओं का एक ऐसा संग्रह है जो मासूमियत यानी इनोसेंस की दुनिया दिखाता है, जिसमें ब्लेक ने ऐसी कविताएं लिखी हैं जो अक्सर बच्चों की नज़र से या बच्चों के बारे में है। तो इस संग्रह में ब्लेक दिखाना चाहते हैं कि खुशी और सादगी यानी इसमें एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ सरल, सुंदर और खुशहाल लगता है। यह बचपन की मासूमियत, विश्वास और खुशी को दर्शाता है, जहाँ दुनिया अभी बुरी या जटिल नहीं लगती। कविताएं प्रकृति की सुंदरता और इंसानों और प्रकृति के बीच तालमेल की बातें करती है। इसमें एक सरल और अटूट विश्वास दिखाया गया है और ईश्वर सब पर प्यार करता है और सबकी रक्षा करते हैं बताया गया। कविताओं में एक ऐसा माहौल है जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी देखभाल हो रही है। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस उस समय उस मन की स्थिति के बारे में जब हम दुनिया की बुराइयों, दुखों और जटिलताओं से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते। यह एक शुद्ध, खुशहाल और भरोसेमंद दुनिया का चित्रण है। अक्सर ब्लेक की इस किताब को उनकी एक और किताब सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा जाता है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस दुनिया के डार्क साइड यानी बुराई, दुख, अन्यास को दिखाता है, जब मासूमियत खो जाती है और हम जीवन की खुशियों से परिचित होते हैं। ठीक है, जीवन की खुशियों से नहीं, जीवन की मुश्किलों से। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में हम मुश्किलों से परिचित होते हैं। ब्लेक इन दोनों संग्रहों को मिलाकर मानव जीवन की दो विपरीत अवस्थाएं, मासूमियत और अनुभव को दिखाना चाहते थे। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस ब्लेक की नज़र में उस दुनिया की कविताएं हैं जो शुद्ध, सरल, खुशहाल और सुरक्षित है, जैसा कि एक बच्चे या मासूम व्यक्ति अनुभव कर सकता है। तो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है उसमें हम द चिमनी स्वीपर की जो एक कविता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उनकी किताब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है और दूसरी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। दोनों कविताएं एक ही विषय पर है, उन छोटे बच्चों के बारे में जिनसे चिमनी साफ कराने का खतरनाक और गंदा काम करवाया जाता था। तो यह कविता एक ऐसे छोटे चिमनी साफ करने वाले की नज़र से लिखी गई है। यह थोड़ी दुखद है क्योंकि यह बच्चों की मुश्किल ज़िंदगी दिखाती है, लेकिन इसमें
आशा और विश्वास भी है। तो ये वाला हम बात कर रहे हैं जो चिमनी स्वीपर है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में जो है। कविता में एक बच्चा बताता है कि कैसे उसकी माँ मर गई और उसके पिता ने उसे बेच दिया। उसके जैसे और भी बच्चे हैं जिनके सिर मुंडे हुए हैं ताकि उनके बाल चिमनी में ना फंसे। उनमें से एक बच्चा टॉम डेर केरी बहुत रोता है, लेकिन एक सपने में वह देखता है कि सारे चिमनी साफ करने वाले बच्चे एक हरे भरे मैदान में खेल रहे हैं। एक देवदूत यानी एंजल आता है और उन्हें कोयले के अंधेरे बक्सों से निकालकर आज़ाद कर देता है। वे स्वर्ग में जाते हैं जहाँ वे खुश हैं। तो सुबह जब वे उठते हैं तो उन्हें फिर से काम पर जाना पड़ता है, लेकिन उन्हें उम्मीद होती है कि अगर वे अपना काम अच्छे से करेंगे तो भगवान उनका ख्याल रखेंगे और अंत में उन्हें खुशी मिलेगी। तो इस कविता से ब्लेक यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चों की दुख भरी सच्चाई के बावजूद उनकी मासूमियत और अटूट विश्वास उन्हें मुश्किलों में भी आशा देता है। वे मानते हैं कि उनका दुख अस्थायी है और भगवान का स्वर्ग में उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा। यह इनोसेंस की सोच है जहाँ बुराई की पूरी समझ नहीं है और विश्वास सहारा देता है। तो जो द जिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है अब उसको भी जान लेते हैं। तो यह कविता पहले वाली से कहीं ज़्यादा काली और निराशावादी है। यह बच्चों के शोषण और समाज की क्रूरता को दिखाती है। यह बच्चे की अपनी कहानी बताती है कि वह छोटा और खुश था जब तक उसके माँ बाप ने उसे इस काम में नहीं धकेला। अब वह गरीबी से मुश्किल में जीता है और खुशी और पवित्रता, हैप्पीनेस और होलीनेस जैसी बातें उसके लिए बेमानी हैं। वह उन लोगों यानी माता पिता और समाज चर्च पर गुस्सा है जो बच्चे का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें पहले वाली कविता जैसा कुछ सुखद सपना या देवदूत नहीं है। तो इस कविता में ब्लेक यह दिखाना चाहते हैं कि सॉन्ग कि जो इसका एक्सपीरियंस है, चिमनी स्वीपर का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव की दुनिया में मासूमियत खो जाती है और सच्चाई कठोर और क्रूर लगती है। बच्चा समझ जाता है कि लोग और संस्थाएं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उसे कहीं से कोई सच्चा सहारा या उम्मीद नहीं मिलती। यह समाज की बुराइयों या पाखंड पर सीधा हमला है। ब्लेक ने इन दो कविताओं को साथ में रखकर दिखाया है कि एक ही दुखद सच्चाई, चिमनी साफ करने वाले बच्चे का शोषण, को दो अलग अलग नज़रियों से कैसे देखा जा सकता है, यानी मासूमियत की आशा और विश्वास भरी नज़र से या अनुभव की निराशा और आलोचनात्मक नज़र से। यह उसकी विपरीत अवस्थाओं की सोच का एक पावरफुल उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट पोएम हमारी देखेंगे द लैम्प। तो जो द लैम्प है ये भी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में शामिल है। ये एक बहुत ही प्यारी और सरल कविता है जिसे अक्सर बच्चों के लिए पढ़ा जाता है। तो यह कविता एक छोटे मेमने यानी लिटिल लैम्प के बारे में है। कविता में शायद एक बच्चा उस छोटे मेमने से पूछता है, छोटे मेमने बताओ तो तुम्हें किसने बनाया। ठीक है, एक छोटा बच्चा मेमने से पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने बनाया। फिर कविता में ही इसका जवाब मिलता है, तुम्हें जिसने बनाया वह भी तुम्हारे जैसा ही है, वह भी खुद को मेमना कहलाता है। यहाँ जिस मेमने की बात हो रही है वह ईसा मसीह है, जिन्हें बाइबल में ईश्वर का मेमना कहा गया है। तो कविता में आगे बताया गया है कि जिसने मेमने को बनाया वह बहुत कोमल और प्यारा यानी मीक और माइल्ड है। उसने मेमने को जीवन दिया, उसे ऊन दी, उसे प्यारा बनाया और उसे आवाज़ दी। तो इस कविता से ब्लेक यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे भगवान ने दुनिया को और उसमें मौजूद प्यारी और कोमल चीज़ों को बनाया है और उनका निर्माता कितना कृपालु और प्रेम भरा है। मेमना मासूमियत, कोमलता और शांति का प्रतीक है और यह कविता सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के मुख्य भाग से जो है मेल खाती है। और फिर हम देखते हैं कि कविता मेमने को सीधे यीशु मसीह से जोड़ती है जो ईश्वर के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह कविता अक्सर ब्लेक की एक दूसरी फेमस कविता द टाइगर के साथ पढ़ी जाती है जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है। द टाइगर भयानक शक्ति और रहस्यमय रचना के बारे में है, जबकि द लैम्प जो है कोमलता और प्रेम भरी रचना के बारे में है। इन दोनों कविताओं को साथ में पढ़ने से ब्लेक की यह सोच समझ आती है कि दुनिया में दो विपरीत चीज़ें, कोमलता और भयावह एक ही ईश्वर द्वारा बनाई गई है, लेकिन अकेले द लैम्प कविता मासूमियत, प्रेम और एक दयालु निर्माता की सरल और सुंदर भावना को व्यक्त करती है।
अब हम देखेंगे द सिक रोज़। ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है। यह कविता बहुत छोटी है लेकिन इसका मतलब काफ़ी गहरा है और लोग इसे अलग अलग तरह से समझते हैं। यह कविता एक बीमार गुलाब, इस सिक रोज़ के बारे में है। गुलाब को आमतौर पर प्यारा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ गुलाब बीमार है। तो कविता की शुरुआत ही गुलाब की बीमारी से होती है। ओ रोज़ दाउ आर्ट सिक, ओ गुलाब तुम बीमार हो। वह अदृश्य कीड़ा जो रात में उड़ता है चीखते तूफान में। तो एक ऐसा कीड़ा है जिसे देखा नहीं जा सकता, दृश्य। यह रात के अंधेरे में जब भयानक तूफान आता है तब उड़ता है। यह कीड़ा किसी छिपी हुई बुरी या विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे गहरे लाल आनंद के बिस्तर को उसने खोज लिया है। यानी वह कीड़ा गुलाब के अंदर तक पहुंच गया है, उसके दिल तक, जहां उसका गहरा लाल आनंद है। यह आनंद प्रेम, जुनून या जीवन की खुशी का प्रतीक हो सकता है। और उसका काला गुप्त प्रेम तुम्हारी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। यानी उस कीड़े का जो प्रेम है वह काला यानी बुरा और गुप्त यानी छिपा हुआ है। यह प्रेम नहीं बल्कि कोई हानिकारक भावना है जो गुलाब की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो इस कविता में ब्लेक क्या व्यक्त करना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं। यह दिखाता है कि कैसे कोई सुंदर और अच्छी चीज़ जैसे गुलाब, जो शायद प्यार और मासूमियत का प्रतीक है, किसी छुपी हुई बुरी शक्ति या भावना द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जैसे अदृश्य कीड़ा। यह कविता प्रेम या जुनून के गलत या भ्रष्ट रूप के बारे में हो सकती है, जैसे जलन, धोखा, किसी पर जबरदस्ती कब्जा करने की भावना जो प्रेम को ही खत्म कर देती है। कुछ लोग इसे दबी हुई इच्छाओं या भावनाओं के नुकसानदेह असर के तौर पर देखते हैं जो अंदर ही अंदर चीज़ों को खराब कर देती है। तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की कविता है यह जीवन के अंधेरे मुश्किल पहलुओं को दिखाती है। यह बताता है कि कैसे बाहर से सुंदर दिखने वाली चीज़ें भी अंदर से खराब हो सकती है और कैसे छिपी हुई बुराई या गलत भावना शुद्ध और अच्छी चीज़ों को बर्बाद कर सकती है। तो द सिक रोज़ एक शक्तिशाली कविता है जो दिखाती है कि कैसे एक सुंदर गुलाब, प्यारा, मासूमियत से भरा, एक छिपे हुए बीमार या विनाशकारी बल कीड़े द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। अब हम लंदन पोएम को देखते हैं। ये भी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में शामिल है। यह कविता ब्लेक के समय के लंदन शहर की एक बहुत ही दुखद और आलोचनात्मक तस्वीर पेश करती है। कविता में कवि लंदन शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं और जो कुछ देख और महसूस कर रहे हैं उसे बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं लंदन की चार्टर्ड सड़कों यानी जिन पर किसी का कब्जा है, जो बंधी हुई है, पर चलता हूँ और टेम्स नदी यानी लंदन की नदी के पास से गुजरता हूँ, मुझे हर चेहरे पर कमज़ोरी और दुख के निशान दिखाई देते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से परेशान या दुखी है। मुझे हर जगह दर्द और तकलीफ़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नवजात शिशु का रोना, चिमनी साफ़ करने वाले छोटे बच्चे की कराहें, सैनिकों की आहें। ऐसा लगता है जैसे हर आवाज़ में किसी न किसी तरह का दुख छिपा है। कवि एक बहुत फेमस जो है बात कहते हैं, माइंड फॉरगेट मैनिकल्स यानी मन द्वारा गढ़ी गई बेड़ियाँ। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ शरीर से ही गुलाम या बंधे नहीं हुए बल्कि उनकी सोच और मन भी बंधा हुआ है। समाज और नियमों के उनके दिमाग को भी कैद कर रखा है। ब्लेक चर्च और राजा की आलोचना करते हैं। वह देखते हैं कि कैसे चर्च काला और दमनकारी हो गया है और कैसे राजा के महल की दीवारों पर खून बह रहा है, हिंसा और अन्याय का प्रतीक। तो कविता के अंत में यह एक भावनात्मक तस्वीर दिखाते हैं, एक वैश्या हार्लोट का अभिशाप यानी कर्ज, जो शायद समाज की बुराई और बीमारियों का प्रतीक है। यह अभिशाप शादी जैसी पवित्र चीज़ को भी बर्बाद कर देता है और नए पैदा होने वाले बच्चों को भी दुख और बीमारी में जन्म लेते हैं। लंदन शहर बाहरी तौर पर कितना भी महान दिखे, अंदर से दुख, गरीबी, शोषण और अन्याय से भरा है। लोग सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि अपनी मानसिक बेड़ियों से भी बंधे हुए हैं। धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं भ्रष्ट हो गई हैं और लोगों को आज़ादी देने के बजाय उन पर और बंधन डाल रही है। इस भ्रष्ट समाज के भयानक परिणाम होते हैं जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। तो लंदन कविता ब्लेक का अपने समय के शहर पर एक शक्तिशाली गुस्सा और दुख है। यह दिखाता है कि कैसे व्यवस्था और नियंत्रण लोगों को दबाते हैं और उनकी ज़िंदगी को दर्दनाक बना देते हैं। यह उनकी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। अब हम द टाइगर को देखेंगे।
जो द टाइगर है वो भी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। एक बहुत ही मशहूर और रहस्यमय कविता है। इसे अक्सर द लैम्ब कविता के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों कविताएं सृष्टि के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। यह कविता एक टाइगर के बारे में है, लेकिन यह सिर्फ एक जानवर का वर्णन नहीं है। ब्लेक के लिए बाघ शक्ति, भय, ऊर्जा और एक भयानक सुंदरता का प्रतीक है। तो कविता में कवि बाघ को देखकर हैरान है और बार बार यह सवाल पूछते हैं कि इतने भयानक और समरूप यानी सिमेट्रिकल बाघ को किस अमर हाथ या आँख ने बनाया होगा? कौन इतनी ताकतवर चीज़ बना सकता है? कवि कल्पना करते हैं कि बाघ को बनाना वैसा ही रहा होगा जैसा कोई लोहार आग में लोहा पीट पीट कर कुछ मजबूत और खतरनाक बना रहा हो। वह पूछते हैं कौन सा हथौड़ा इस्तेमाल हुआ होगा, कौन सी चैन, किस भट्टी में किसका दिमाग बना होगा, कौन सी निहाई यानी एनविल किस भयानक पकड़ में इसके जो डेडली टेरर्स यानी जानलेवा डर को संभाला होगा। कविता का सबसे गहरा सवाल यह है, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेड दी? क्या जिसने उस मेमने को बनाया उसी ने तुम्हें भी बनाया? तो यह सवाल जीवन के सबसे बड़े रहस्य में से एक को छूता है। एक ही ईश्वर का शक्ति कैसे इतनी कोमल और मासूम चीज़ मेमना और इतनी शक्तिशाली और भयानक चीज़ बाघ दोनों बना सकती है। तो इस कविता में से ब्लेक यह व्यक्त करना चाहते हैं कि दुनिया में मौजूद शक्ति, भय और भयावह सुंदरता का स्रोत क्या है? यह कहाँ से आता है? क्या निर्माता सिर्फ प्रेमपूर्ण और कोमल है जैसे द लैम्ब कविता में, या उसमें भयानक और शक्तिशाली पहलू भी है जैसे द टाइगर? शायद निर्माता दोनों हैं। बाघ की शक्ति और सुंदरता को देखकर कवि के मन में डर और आश्चर्य यानी एव दोनों भावनाएं हैं। तो द टाइगर कविता बाघ को सृष्टि की भयानक और शक्तिशाली ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखती है। यह कविता इस शक्तिशाली रचना के निर्माता और उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल पूछती है। यह खासकर इस रहस्य पर जोर देती है कि कैसे एक ही स्रोत से दुनिया में भलाई या भयावहता दोनों मौजूद हो सकती है। यह है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का एक मुख्य हिस्सा है। अब हम देखेंगे ब्लेक्स कंट्रीब्यूशन। तो जो लेखक है वो कहता है कि हमने देखा है कि ब्लेक अपनी कविताओं जैसे द लैम्ब, द सिक रोज, द टाइगर के संकेतों यानी सिंबल्स का कितना इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इन संकेतों को और भी विकसित किया और उन्हें मिलाकर अपनी खुद की सोच का एक पूरा सिस्टम या ढांचा बनाया। ब्लेक का मानना था, मुझे अपना सिस्टम बनाना होगा, नहीं तो मैं किसी और आदमी का गुलाम बन जाऊंगा। यानी अगर मैं अपनी खुद की समझ और दुनिया को देखने का अपना तरीका नहीं बनाऊंगा तो मैं दूसरों के विचारों और नियमों से बंध जाऊंगा। उनके जो लंबी कविताएं या किताबें हैं जिन्हें प्रोफेटिक बुक्स कहा जाता है जैसे जेरूसलाम, वे इसी सिस्टम को समझाने के लिए हैं। हालांकि ये किताबें कभी कभी थोड़ी मुश्किल या अस्पष्ट, एब्स्ट्रूस या ऑब्स्क्योर हो सकती हैं, लेकिन उनकी मुख्य बात साफ है। उनकी इन बड़ी किताबों का मुख्य विषय है फॉल ऑफ मैन, इंसान का गिरना, यानी इंसान कैसे अपनी शुरुआती पवित्रता और एकता से भटक गया। दूसरा, मुक्ति पाना, सल्वेशन, यानी उस गिरी हुई हालत से कैसे बचाया जा सकता है। तीसरा, गिरी हुई दुनिया का विनाश यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलन वर्ल्ड, यानी पुरानी भ्रष्ट दुनिया का खत्म होना और नए जेरूसलाम का फिर से बनना, रीबिल्डिंग ऑफ न्यू जेरूसलम, यानी एक नई बेहतर और पवित्र दुनिया का निर्माण। यह सब कुछ ब्लेक के दर्शनों विजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्लेक का मानना था कि बाइबल में बताई गई हिंसा, वॉयलेंस, खासकर रिविलेशन किताब में भविष्यवाणी की गई तबाही दुनिया की मुक्ति से पहले आती है। उन्होंने अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन जैसी घटनाओं को इसी तरह के बदलाव के तौर पर देखा। तो उनकी बाद की रचनाओं जैसे द फोर जोएस, मिल्टन एंड जेरूसलाम में वे बाइबल के इतिहास के साथ साथ मानव आत्मा की भीतरी स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। इन रचनाओं में गिरना आत्मा के अंदरूनी तौर पर टूटने को दिखाता है और मुक्ति यानी कल्पना के जरिए मिलता है। ब्लेक मानते थे कि कल्पना इंसान के अंदर ईश्वर की एक चिंगारी है। उन्होंने खुद कहा था, मैं कल्पना की नकल करता हूँ, जब आत्माएं मुझे आदेश देती है तब मैं लिखता हूँ। यानी मैं अपनी कल्पना या आध्यात्मिक प्रेरणा से लिखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा मुझे लिखने को कह रही हो। तो उन्होंने अपनी कविताओं में
प्रतीकों का गहरा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी दुनिया और आध्यात्मिकता को समझने के लिए अपना एक अनोखा और जटिल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के मुख्य विषय इंसान का पतन, मुक्ति और नई दुनिया का निर्माण थे, जिन्हें उन्होंने दर्शनों के रूप में दिखाया। उन्होंने इतिहास की बड़ी घटनाओं को भी एक ऐतिहासिक नाटक का हिस्सा माना, और उनके लिए मुक्ति का भीतरी प्रक्रिया थी जो कल्पना के जरिए मिलती थी, जिसे वे ईश्वर का अंश मानते थे। आइए अब जानते हैं कि ब्लेक के आखिरी सालों में उनके काम और कला के बारे में जानेंगे, यह भी जानेंगे कि उनकी पहचान कैसे बनी। तो जब वे 60 साल की उम्र में थे तो उन्होंने अपना सारा ध्यान पेंटिंग और इनग्रेविंग यानी नक्काशी पर लगाया। उन्होंने सैकड़ों पेंटिंग और इनग्रेविंग्स बनाई। इन कामों में उन्होंने चौसर की कैंटरबरी पिलग्रिम, बुक ऑफ जॉब और दांते की डिवाइन कॉमेडी जैसे मशहूर किताबों के लिए चित्र बनाए। और फिर ब्लेक पुरानी चीज़ों जैसे ट्रेडिशनल आइडियाज़, क्लासिसिज्म, नियमों वाली कला, दुनिया को एक मशीन की तरह देखने के तरीके और सत्ता की जोर जबरदस्ती यानी टायरनी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ थे। वह रोमांटिक रिवोल्ट के एक बेहतरीन उदाहरण है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी खुद की अनोखी माइथोलॉजी बनाई, जैसे कि हमने पहले बात की, और उनकी ईसाई धर्म को अपने तरीके से समझा। रोमांटिक आंदोलन से जुड़े लोगों में एक प्रवृत्ति थी कि वे सच्ची और अंतिम सच्चाई, अल्टीमेट ट्रूथ को खोजने के लिए नए तरीके अपनाते थे। वे अक्सर आर्ट को बहुत महत्व देते थे। ब्लेक इस मामले में एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कला के जरिए सच्ची सच्चाई को खोजा जा सकता है। ब्लेक अपने जीवन काल में एक कवि के तौर पर लगभग गुमनाम थे। ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते थे। उनकी मौत के 30 साल बाद उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। रैफेलाइट्स नाम के कलाकारों के समूह ने उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाया। 20वीं सदी की शुरुआत में W.B. यीट्स और जेम्स जोइसी जैसे कवियों और लेखकों ने जब उनकी रचनाओं में मिथ और सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया, तब ब्लेक को मरणोपरांत पोस्थ्यूमसली मौत के बाद असली पहचान मिली, क्योंकि लोग समझ पाए कि ब्लेक ने भी बहुत पहले यही काम किया था। ब्लेक ने अपनी आखिरी सालों में पेंटिंग और इनग्रेविंग्स पर बहुत काम किया, मशहूर किताबों के लिए चित्र बनाए। वह रोमांटिक आंदोलनों के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरानी सोच, नियमों और सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपनी कला और अनोखी सोच के जरिए सच्ची सच्चाई खोजने की कोशिश करी। अपने जीते जी उन्हें कवि के तौर पर शायद ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, लेकिन उनकी मौत के काफ़ी समय बाद, खासकर 20वीं सदी में W.B. यीट्स एंड जेम्स जोइसी ऐसे लेखकों की वजह से उन्हें असली पहचान मिली, जिन्होंने उनके मिथ और सिंबोलिज्म के इस्तेमाल को समझा और सराहा।